हम कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ वापस जाना है, ये सवाल तमाम लोगों को रात में सोने नहीं देता है। क्या ज़िंदगी बिजली का एक बल्ब है कि खट से लाइट गई और उसके बाद अंधेरा? कुछ नहीं। या फिर ज़िंदगी एक किताब है कि एक अध्याय ख़त्म और उसके बाद दूसरा अध्याय चालू? इस सवाल का जवाब इंसान बड़े लंबे अरसे से ढूंढने की कोशिश करते रहे हैं। कुछ लोग इसका जवाब तारों सितारों में ढूंढने का प्रयास करते हैं और कुछ लोग इसका जवाब धार्मिक मान्यताओं और धार्मिक ग्रंथों में ढूंढने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग इन दोनों को मिलाकर कोई निष्कर्ष या निचोड़ निकालना चाहते हैं। जब हम सपना देखते हैं तो सपने में हमें तमाम तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं। कई जगहों पर हम जाते हैं, कई लोगों से मिलते हैं, कई तरह की घटनाएं भी होती हैं। लेकिन आपने गौर किया होगा कि एक ख़ास तरह का सपना है जो हम कभी नहीं देखते हैं। दुनिया का कोई भी शख्स इस सपने को नहीं देखता है। ये सपना है मरने के बाद का सपना। दिमाग के जानकार इसके बारे में बताते हैं कि कोई भी इंसान मरने के बाद का सपना नहीं देख सकता, क्योंकि दिमाग को पता ही नहीं है कि मरने के बाद क्या होता है, और सपने बनाना दिमाग का ही काम होता है। कोई भी इंसान मौत के बाद की दुनिया नहीं देख पाया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ये दावा करते हैं कि उन्होंने मौत के बाद की दुनिया देखी भी है और देखकर वो वापस भी आए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है समित चौधरी और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ पैम रेनॉल्ड्स के नियर डेथ एक्सपीरियंस की कहानी। साल था 1994। माइकल सबोम नाम के एक हृदय रोग विशेषज्ञ थे जो अटलांटा में अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। इन्होंने एक शोध शुरू किया जिसका काम था नियर डेथ एक्सपीरियंस। नियर डेथ एक्सपीरियंस का मतलब मौत के नज़दीक जाकर होने वाले अनुभव। नियर डेथ एक्सपीरियंस और धार्मिक मान्यताओं के बीच तालमेल स्थापित करना इस शोध का काम था। इन्होंने 160 लोगों के इंटरव्यू लिए जो इनके ही क्लिनिक के पेशेंट थे। इन सारे इंटरव्यू को इन्होंने बाकायदा डॉक्यूमेंट भी किया, लेकिन इनमें से एक इंटरव्यू खास था। ये इंटरव्यू था पैम रेनॉल्ड्स का। इसका जिक्र इन्होंने अपनी किताब लाइट एंड डेथ में भी किया है और इस केस पर बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी है। ये जिनकी कहानी है पैम रेनॉल्ड्स, इनका जन्म हुआ था 1956 में अटलांटा में। ये एक गायिका थी और गीतकार थी। 1991 में पैम की उम्र 35 साल हो चुकी थी। ये साल पैम के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा था। अगस्त महीने से पहले का साल। पैम मशहूर होती जा रही थी। पैम्स के फैंस की तादाद बढ़ती चली जा रही थी। इनका करियर भी ऊंचाई की तरफ लगातार बढ़ रहा था। लेकिन फिर अगस्त का महीना आता है। पैम वर्जीनिया बीच पर अपने पति बुच के साथ एक नया रिकॉर्ड एल्बम इन्होंने लॉन्च करी थी, उसका प्रमोशन करने के लिए गई हुई थी। जहां पर इसका प्रमोशन किया जा रहा था वहां पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। पैम के फैंस मौजूद थे और मीडिया के लोग भी मौजूद थे। तो पैम काफ़ी ज़्यादा व्यस्त थी फैंस से बातचीत करने में और मीडिया के लोगों को जवाब देने में। लेकिन तभी अचानक पैम ने बोलना बंद कर दिया। पैम को चक्कर आने जैसा महसूस हुआ और पैम को लगा कि इनके शरीर पर से इनका नियंत्रण खोता चला जा रहा है। पैम बोलना भूल चुकी थी। पैम के दिमाग में एक बड़ी तेज़ हलचल शुरू हो गई, क्योंकि पैम की समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। पैम बोलने में काफ़ी ज़्यादा माहिर थी और अभी तक इनकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा मौका नहीं आया था जब ये बोलने में ज़रा सी भी हिचकी हो। लेकिन अब पैम गिर चुकी थी। जो लोग यहाँ पर खड़े थे और जिन्होंने पैम को गिरते हुए देखा था वो काफ़ी ज़्यादा घबरा चुके थे। वो पैम को उठा रहे थे और इनसे पूछ रहे थे कि आपको क्या हुआ है, चक्कर आया है या फिर कोई और दिक्कत है। लेकिन पैम बता नहीं पा रही थी। पैम को यहाँ से डॉक्टर के पास ले जाया गया। इनकी एमआरआई जांच हुई और जांच में पता लगा कि इनके ब्रेन स्टेम में गांठ है। ब्रेन स्टेम दिमाग के निचले हिस्से में मौजूद एक खून की नली, जिसका काम दिमाग तक खून को पहुंचाना होता है। इसमें गांठ होने का मतलब कि जब नस के ऊपर एक छोटा सा बबल पैदा हो जाता है और नस का खून इसमें जाने लगता है, जैसे जैसे खून इसमें जाता रहता है ये बबल धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। फिर एक मौका आता है कि जब और ज़्यादा खून ये बर्दाश्त नहीं कर सकता और ये फट जाता है। खून दिमाग में फैल जाता है और इंसान की मौत हो जाती है। ये जो गांठ थी पैम के ब्रेन स्टेम में, इसकी हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि इसका आकार बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका था और इसमें से खून का रिसाव भी चालू हो चुका था। किसी भी वक्त पैम की जान जाने की वजह ये गांठ बन सकती थी।
ये एक टिक टिक करता हुआ टाइम बम था जो कभी भी फट सकता था। जिस डॉक्टर ने इनका एमआरआई स्कैन किया था उसने बताया कि पैम को बचाने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि जिस जगह पर यह गांठ मौजूद है और इस गांठ का जो आकार है उसका ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। ऑपरेशन करने के बाद पेशेंट जिंदा नहीं बचेगा। तो पैम और पैम के हस्बैंड के लिए ये बहुत ज़्यादा बुरी खबर थी। अभी कल तो सब कुछ ठीक चल रहा था, ये दोनों लोग खुश थे, भविष्य को लेकर योजनाएं बना रहे थे, और अब एक ही झटके में सब कुछ खत्म होता मालूम पड़ा। पैम के हस्बैंड बुच को मानो दुनिया वीरान होती दिखाई देने लगी थी, लेकिन इस घोर घने अंधकार में इनको उम्मीद की एक किरण नजर आई। फीनिक्स एरिजोना का एक युवा सर्जन था जिसका नाम था रॉबर्ट स्पेजलर, और इसके पास सर्जरी की एक नई नवेली तकनीक थी। इस तकनीक का नाम था हाइपोथर्मिक कार्डियक अरेस्ट। इस तकनीक से ऑपरेशन करने वाले दुनिया में कुछ ही सर्जन मौजूद थे और ये उनमें से एक थे। इस प्रोसीजर में शरीर को 15 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। आमतौर पर शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठंडा करने के बाद दिमाग और शरीर से खून को निकाल लिया जाता है। दिमाग का सारा खून निकलने के बाद इस नस की गांठ को काटना मुमकिन हो पाता है। तरीका तो था, लेकिन ऑपरेशन सफल होगा या नहीं होगा ये कहा नहीं जा सकता था। खैर, इनके पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। फिर वो दिन आया जिस दिन ऑपरेशन होना था। आज ऑपरेशन का दिन था और पैम का हस्बैंड बुच सुबह से ही बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। पैम भी डरी हुई थी। लेकिन जिस डॉक्टर को ऑपरेशन करना था, रॉबर्ट स्पेजलर, ये अपने ऑफिस में बैठे बड़े आराम से पियानो बजा रहे थे। ये इनकी एक खास आदत थी, गंभीर ऑपरेशन से पहले अपने आप को शांत करने और अपने दिमाग को केंद्रित करने की। तो ये बड़े आराम से पियानो बजा रहे थे। इस पियानो की मधुर धुन इनके ऑफिस से बाहर भी जा रही थी। ये जो ऑपरेशन होना था इसमें 20 से ज़्यादा डॉक्टर, नर्स और टेक्नीशियन की टीम लगने वाली थी। तो जब वक्त हुआ ऑपरेशन करने का तो पैम को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। इनका बॉडी टेम्परेचर, दिमागी हरकत और धड़कन नापने के कई यंत्र लगाए गए। कानों में इनके स्पीकर लगाए गए जिनमें नियमित अंतराल पर एक क्लिक क्लिक की आवाज़ होती रहती थी। ये क्लिक क्लिक की आवाज़ कानों के लिए एक नगाड़े की आवाज़ थी। इसका काम था ये पता लगाना कि इस आवाज़ की कोई प्रतिक्रिया दिमाग दे रहा है या नहीं दे रहा है, दिमाग में हलचल है या दिमाग एकदम सुन्न हो गया है। इनकी आँखों पर पट्टियाँ भी लगा दी गई थी। एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया गया पैम को और पैम गहरी नींद में जाने लगी। शरीर का तापमान गिराने की जो प्रक्रिया थी उसमें पैर की धमनियों में ट्यूब लगाकर खून को निकाला जाना था और फिर इसे ले जाकर सिलेंडरों में ठंडा किया जाना था। ठंडा किए गए खून को वापस ट्यूब के द्वारा शरीर में भेजा जाना था। लगातार चलने वाली इस प्रक्रिया से शरीर का तापमान धीरे धीरे घटने लगता है। तो जब इनके दाएं पैर की धमनी में ट्यूब लगाया गया ब्लड को निकालने के लिए, तो एक नर्स ने कहा कि पैम के पैर की धमनी छोटी है और ये हार्ट लंग मशीन के ब्लड फ्लो को मैनेज नहीं कर पाएगी ठीक तरह से। तो सर्जन रॉबर्ट स्पेजलर ने इनके बाएं पैर की धमनी को भी काटने का आदेश दिया। उसके बाद जब खून निकाला जाने लगा और सिलेंडर में ले जाया जाने लगा, वापस भेजा जाता था, तो इनके शरीर का तापमान पैम के लगातार घटता चला जा रहा था। शरीर का तापमान घटने के साथ साथ दिमाग की प्रतिक्रिया भी धीमी होती चली जा रही थी और धड़कन भी धीमी पड़ती चली जा रही थी। जब शरीर 15 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो जाएगा, उसके बाद शरीर से खून को पूरी तरह से निकाल लिया जाएगा। जब टेम्परेचर 15 डिग्री पहुंचने वाला था तो दिमाग की प्रतिक्रिया कम होते होते गायब हो गई। दिमाग पूरी तरह से बंद हो गया था और इनकी धड़कन भी नहीं चल रही थी, धड़कन भी पूरी तरह से गायब हो गई थी। मेडिकल की भाषा में पैम मर चुकी थी। लेकिन ऑपरेशन करने वाले रॉबर्ट स्पेजलर के लिए सब कुछ ठीक चल रहा था। इन्होंने देखा कि धड़कन रुक गई है, दिमाग में कोई प्रतिक्रिया नहीं है, शरीर ठंडा हो गया है। इसके बाद हार्ट लंग मशीन को बंद किया गया और टेबल को पलट दिया गया। शरीर से खून को निकाल लिया गया। इसके बाद गांठ को काटा इन्होंने, रॉबर्ट स्पेजलर ने बड़ी फुर्ती के साथ, बड़ी तेज़ी के साथ, और हार्ट लंग मशीन को फिर से चालू कर दिया गया।
अब शरीर को गर्म करना था। अभी ये जो प्रक्रिया हुई थी इसमें इनके शरीर में ज़रा सा भी खून नहीं था। एक कार के इंजन से जैसे मोबिल को ड्रेन किया जाता है उस तरह से इनके शरीर से खून निकाल लिया गया था और अब शरीर में खून को वापस भेजना था। लेकिन अब ये जो खून जाने वाला था ये गर्म किया गया खून था, इससे शरीर का टेम्परेचर बढ़ने लगता था। तो फिर इनके गर्म किए गए खून को शरीर में वापस भेजा जाने लगा और दिमाग ने हरकत देना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे शरीर गर्म होता चला जा रहा था दिमाग की प्रतिक्रिया भी बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन एक दिक्कत थी कि पैम के दिल ने कोई भी धड़कन चालू नहीं की थी। पैम के दिल से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी, धड़कन अभी भी रुकी हुई थी। तो रॉबर्ट स्पेजलर को लगा कि दिल को चालू करने के लिए खाली गर्म खून को शरीर में भेजना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि इलेक्ट्रिक शॉक भी देना पड़ेगा। तो ये जो टीम लगी हुई थी ये लोग पैम के दिल को इलेक्ट्रिक शॉक देकर रिस्टार्ट करने की कोशिश करने लगे और 1 घंटे तक मरी हुई रहने के बाद पैम फिर से जिंदा हो गई थी। अब पैम की हालत स्थिर थी और सुधर रही थी। ऑपरेशन सफल रहा था। यह ऑपरेशन मेडिकल की दुनिया में तो एक मिसाल था ही, लेकिन इस ऑपरेशन के साथ एक नई कहानी भी सामने आने वाली थी। खैर ऑपरेशन हो गया था, पैम की हालत सुधर रही थी। इनको हॉस्पिटल से फिर कुछ दिन बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। जब घर आई पैम तो इनकी हालत में बड़ा तेज़ सुधार देखने को मिला। कुछ ही महीनों में ये पूरी तरह से स्वस्थ हो गई थी। लेकिन एक परेशानी थी, उस 1 घंटे को लेकर जिस घंटे में पैम मरी हुई थी उस दौरान पैम कहीं गई थी और पैम ने कुछ अनुभव भी किया था, कुछ अजीब देखा था। तो पैम को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो भी पैम ने देखा है वो असली था या इनका दिमागी कोई वहम था। तो कई महीनों तक इन्होंने इसको नज़रअंदाज किया। फिर एक दिन जाकर इन्होंने अपने सर्जन को बताया। उस टीम का एक सर्जन था जो सर्जरी करने में लगा हुआ था। जब सर्जन को इन्होंने बताया तो सर्जन ने बड़ी बेरुखी से कहा कि मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा नींद लेने की ज़रूरत है। सर्जन ने इनकी बात नहीं मानी क्योंकि बात भी काफ़ी ज़्यादा अजीब थी। पैम ने बताया था कि जिस वक्त ये सर्जन ऑपरेशन कर रहे थे तो ऑपरेशन थिएटर में एक गाना बज रहा था और पैम भी ऑपरेशन थिएटर में मौजूद थी। ये अपने ऑपरेशन को होता हुआ देख रही थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा अजीब बात थी। जो सर्जन थे इनको लगा कि इनका कोई वहम है। इन्होंने बता दिया कि ये आपका वहम है और आपको दिमाग जो है आपका पूरी तरह से अभी स्वस्थ नहीं हो पाया है, आप ज़्यादा नींद लीजिए, कुछ दिन बाद आपका दिमाग जो है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन पैम को चैन नहीं पड़ा। इनको लग रहा था कि इनका जो अनुभव था वो कोई दिमागी खलल, दिमागी वहम नहीं था, बल्कि वो एक असली अनुभव था। तो फिर ये जाकर मिली इन्हीं रॉबर्ट स्पेजलर से और पूरी घटना बताई जो इन्होंने अनुभव किया था उस 1 घंटे के दौरान। रॉबर्ट को कहानी में हकीकत लगी। रॉबर्ट को लगा कि ये पैम सच बोल रही है। लेकिन क्या हुआ था उस 1 घंटे के दौरान? तो जब पैम को एनेस्थीसिया दिया गया और इसके बाद जब ये गहरी नींद में जाने लगी, कुछ देर बाद पैम को होश आ गया। पैम को सुनाई भी दे रहा था और दिखाई भी दे रहा था। डॉक्टर पैम का नाम ले रहे थे। वो कह रहे थे कि पैम, जो अपना रिकॉर्ड करते हैं डॉक्टर, तो उसमें रिकॉर्ड में पैम का नाम लिया जा रहा था। तो पैम को लगा कि डॉक्टरों को शायद गलत पेशेंट मिल गया है। पैम को लगा कि मैं तो यहाँ पर हूँ, ये डॉक्टर किसका नाम ले रहे हैं। तभी पैम को एक बड़ा तेज़ साउंड, बड़ी तेज़ आवाज़ सुनाई देने लगी। संगीत की भाषा में इसको नेचुरल डी कहा जाता है। पैम उछलकर अपने शरीर से बाहर आ गई। अब पैम जब उछलकर अपने शरीर से बाहर आ गई तो इनको फिर ऑपरेशन थिएटर का नज़ारा दिखने लगा। ऑपरेशन थिएटर में जो भी चल रहा था ये साफ साफ देख सकती थी और पहले से कहीं ज़्यादा साफ देख सकती थी। इनका जो विज़न था, अब जो इनकी नज़र थी वो पहले से कहीं ज़्यादा साफ थी और कहीं ज़्यादा फोकस में थी। और ये जो चीज़ें थी ये काफ़ी ज़्यादा इनको उजली भी, काफ़ी ज़्यादा लाइट में अब दिखाई दे रही थी। तो पैम देखने लगी कि ऑपरेशन थिएटर में 20 से ज़्यादा डॉक्टर मौजूद हैं और इनका ऑपरेशन किया जा रहा है। पैम ने देखा कि वो 2 जगह पर मौजूद थी। एक पैम जो यहाँ पर खड़ी होकर सब कुछ नीचे देख रही थी और एक पैम वो जो ऑपरेशन टेबल पर लेटी हुई हैं, जिनका
ऑपरेशन किया जा रहा है। तो पैम को पहले तो समझ में नहीं आया कि ये क्या है, लेकिन पैम को ज़रा सी भी इस वाक़ये को लेकर घबराहट या डर नहीं लग रहा था। पैम ने डॉक्टर के हाथ में एक इलेक्ट्रिक आरी देखी जो पैम को अपने इलेक्ट्रिक टूथब्रश के जैसी मालूम पड़ी। इस आरी में बदली जाने वाली ब्लेड लगी थी। जो डॉक्टर इस आरी का इस्तेमाल कर रहे थे वो सर के खोपड़ी की हड्डी को काटने के लिए इस इलेक्ट्रिक आरी का इस्तेमाल कर रहे थे। इसमें बदली जाने वाली जो ब्लेड थी उनको एक डिब्बे में रखा जाता था जो पैम को एक रेंच के डिब्बे की तरह लगी। तो इसी समय ये वो वक्त था जब नर्स ने कहा था कि पैम की जो पैर की धमनी है ये छोटी है और दूसरी धमनी को भी काटना पड़ेगा, ऐसा डॉक्टर ने आदेश दिया था। तो अब तापमान पैम के शरीर का घट रहा था लगातार और ये खड़ी होकर देख रही थी कि नीचे जो कुछ भी चल रहा है ऑपरेशन थिएटर में। जब 15 डिग्री इनके शरीर का तापमान होने को आया तो पैम को एक खींचने का एहसास हुआ, लेकिन ये जो खींचने का एहसास हो रहा था ये पैम की मर्जी के बिना खींचा नहीं जा रहा था। पैम को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हवा के साथ बहती हुई चली जा रही है, जैसे एक बहुत तेज़ी से ऊपर जाता हुआ एलिवेटर है जिसमें खड़ी हैं और ये बहुत तेज़ी के साथ ऊपर चली जा रही हैं। इनके दिमाग में एक ख्याल था और इनके दिमाग में एक फोकस भी था कि इनको कहीं पर जाना है, लेकिन कहाँ पर जाना है ये इनको पता नहीं था। एक अनुभव इनका हो रहा था, एक अजीब तरह का अनुभव था। ये शब्दों में बयां इसको नहीं कर पाई, लेकिन इन्होंने इतना बताया कि ये जो अनुभव था ये भौतिक अनुभव नहीं था, ये कुछ और तरह का अनुभव था। कोई भी अनुभव अभी तक पैम को भौतिक नहीं हुआ था, न तो शरीर का न तो किसी भावना का। तो इसके बाद जब इनके शरीर का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस हुआ तो अचानक पैम को एक सुरंग दिखाई देने लगी। ये एक अंधेरी सुरंग थी, बहुत ज़्यादा काली थी, इसमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। पैम को कोई भी चीज़ इस पूरी सुरंग में नहीं दिखाई दे रही थी। ये एक अंधेरे जैसी सुरंग लग रही थी, लेकिन पैम को ये अंधेरा भी नहीं लग रहा था और ये पैम को सुरंग भी नहीं लग रही थी। ये क्या था ये पैम के लिए बयां करना मुश्किल था। इसमें अंधेरा इतना ज़्यादा था कि पैम को अपने हाथ या कुछ भी शरीर का हिस्सा भी नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन इतना ज़्यादा अंधेरा होने के बावजूद, इतना ज़्यादा अजीब माहौल होने के बावजूद पैम को डर नहीं लग रहा था। अचानक एक छोर पर रोशनी का एक बहुत छोटा सा बिंदु दिखाई देता है और ये बिंदु धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। उसके बाद जब ये बिंदु धीरे धीरे बड़ा होते होते पूरे यहाँ जो एरिया था उसमें फैल जाता है पैम के चारों तरफ और टनल अपने आप अचानक ख़त्म हो जाता है। अब पैम एक सफ़ेद प्रकाश वाली जगह पर थी। ये प्रकाश काफ़ी ज़्यादा तेज़ था, तो पैम को लगा कि इतना ज़्यादा तेज़ प्रकाश है तो इनकी आँखों को दिक्कत होगी, इसलिए पैम ने आँखों के सामने अपना हाथ किया, लेकिन पैम को अपना हाथ दिखाई ही नहीं दिया। आँखों पर हाथ लगाने की पैम को ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि ये जो प्रकाश था ये था तो बहुत ज़्यादा तेज़, लेकिन पैम की आँखों को ये ज़रा सा भी चुभ नहीं रहा था। इस प्रकाश से पैम को ना तो गर्मी लग रही थी ना तो ठंडी लग रही थी, एक बहुत ही हल्की गर्माहट का अनुभव इनको हो रहा था। ये एक बहुत ही सुखद अनुभव था। पैम के मन में कोई भी दुख, दर्द, तकलीफ़ या पीड़ा कुछ भी नहीं था। पैम को एक अजीब सी शांति का अनुभव हो रहा था और ये बड़ा ही सुखद अनुभव चल रहा था। ये जो हो रहा था यहाँ पर पैम इसको देख ही रही थी कि अचानक एक छोटा सा प्रकाश बिंदु नीचे उतरना शुरू होता है और ये भी बड़ा होता जा रहा था। जैसे जैसे नीचे आता जा रहा था इसके साथ कुछ और प्रकाश बिंदु थे, वो भी नीचे आ रहे थे। इस प्रकाश बिंदु से जो पहले नीचे आया था इसमें से पैम की दादी की आवाज़ आ रही थी। पैम ने पहचान लिया कि इनकी दादी की ही आवाज़ है। पैम को अपनी दादी से बहुत ज़्यादा प्यार था। दादी की आवाज़ को पैम कभी भूल नहीं सकती थी। कुछ साल पहले पैम की दादी की मौत हो चुकी थी, तो पैम नींद में भी इस आवाज़ को पहचानती थी। इस आवाज़ से उनको बहुत ज़्यादा प्यार था। पैम ने जब इस आवाज़ को सुना तो उनको काफ़ी ज़्यादा राहत महसूस हुई। ये दादी की ही आवाज़ थी और इस गोले ने फिर इनकी दादी का आकार लेना शुरू किया।
इनकी दादी का कोई शरीर नहीं था, इनकी दादी रोशनी की बनी हुई थी और इनके शरीर से रोशनी ही निकल रही थी। जो बाकी के प्रकाश पुंज रोशनी के गोले नीचे आए थे वो इनके परिवार के बाकी सदस्य थे जो दुनिया में अब नहीं रहे थे। ये सभी लोगों के शरीर एक ही जैसे थे, सबके शरीर रोशनी के बने हुए थे और सबके शरीर चमक रहे थे। पैम की दादी इसमें थी, परदादी थी, चाचा थे और दादा थे। ये पैम का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे थे, जैसे परिवार के सदस्य एक नन्हे बच्चे का ध्यान रखते हैं। ये बहुत ज़्यादा केयर कर रहे थे पैम की। पैम फिर से इनके बीच अपने आप को एक बच्ची की तरह अनुभव कर रही थी। पैम की उम्र तो थी 35 साल, लेकिन ये जो पूर्वज जब इसके सामने आ गए थे तो पैम को बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपने घर के सदस्यों के बीच में है और वो एक नन्ही बच्ची ही है। पैम को ज़रा सा भी डर नहीं लग रहा था, वो बिल्कुल ही सुरक्षित महसूस कर रही थी। और ये जो लोग थे पैम के परिवार के पूर्वज इसके, ये भी पैम को बहुत ज़्यादा केयर कर रहे थे और बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे थे, बहुत ही ज़्यादा देखभाल पैम की कर रहे थे। इन्होंने पैम को आगे जाने से रोक दिया, क्योंकि अगर इसके आगे पैम जाएगी तो फिर ये कभी वापस नहीं लौट पाएगी अपने शरीर में जो धरती पर इसका शरीर पड़ा हुआ है। तो इन लोगों ने फिर पैम को आगे जाने से मना कर दिया। इन लोगों को पैम को आगे नहीं जाने देना था, इन लोगों को पैम को वापस शरीर में भेजना था और संबंध टूटने से भी बचाना था। शरीर और आत्मा के बीच का संबंध बना रहे, इसका भी ध्यान इन लोगों को रखना था। तो बड़ी ही देखभाल, बड़े ही प्यार, बड़े ही परवाह से ये लोग पेश आ रहे थे पैम से, जैसे घर के लोग, मैंने आपको बताया कि एक बच्चे से पेश आते हैं। पैम को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इसके बाद इन लोगों ने पैम को खिलाना शुरू किया। ये पैम को मुंह से नहीं खिला रहे थे और ये भोजन भी कोई भौतिक भोजन नहीं था। पैम इसके बारे में इतना ही बता पाई कि ये एक चमकदार तरह का कुछ था। अब क्या था ये शब्दों में इसको बयां नहीं कर पाई, लेकिन पैम को अपनी भूख मिटती हुई महसूस हुई। पैम को लगा जैसे इनके शरीर और इनकी आत्मा को पोषण मिलता चला जा रहा है, ताकत आती चली जा रही है। लेकिन ये जो भूख मिटने का, पोषण होने का और ताकत आने का अनुभव था, ये एक भौतिक अनुभव था। इनको लग रहा था जैसे इनका शरीर भी साथ साथ मजबूत होता चला जा रहा है और उसमें भी ताकत आती चली जा रही है। तो इसके बाद जब इन्होंने खिलाया पैम को, उसके बाद बताया कि अब तुम्हारा शरीर स्वस्थ हो गया है, अब तुम वापस जाने के लिए तैयार हो, अब तुमको वापस जाना पड़ेगा। ये लोग जो बोल रहे थे ये मुंह से नहीं बोल रहे थे, इनके मुंह से शब्द भी नहीं निकल रहे थे, लेकिन यहाँ का जितना भी वातावरण था, जितना भी माहौल था, पैम को सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था। सब कुछ बहुत ही ज़्यादा साफ दिखाई दे रहा था, बहुत कुछ अच्छा लग रहा था। और ये जो बोल रहे थे शब्द नहीं थे, फिर भी कैसे बोल रहे थे ये तो पैम खैर नहीं बता पाई, लेकिन पूरी बात को बड़ी अच्छी तरह से ये समझ रही थी। तो फिर अब इसको वापस भेजना था। तो दादी पैम की जो थी, इन्होंने, दादी ने ना पैम को वापस भेजा और ना ही किसी और को कहा पैम को वापस ले जाने के लिए। वो बस इसे खड़ी हुई देखती रही। पैम के चाचा ने फिर जिम्मेदारी उठाई पैम को वापस ले जाने की। उन्होंने पैम को उसी तरह वापस ले जाने का प्रयास किया जैसे कोई बुजुर्ग एक बच्ची को अपने साथ ले जाता है, बड़े ही प्यार, लाड दुलार से। लेकिन पैम वापस नहीं आना चाहती थी, ये दादी के साथ रहना चाहती थी और दादी के साथ जाना चाहती थी उस जगह पर जहाँ पर दादी रहती हैं। तो अब इनके चाचा को वापस भी लेकर आना था। रास्ते में फिर ये उसी सुरंग में दाखिल हुए। ये सुरंग भी नहीं थी, लेकिन अब सुरंग के अलावा कुछ कह भी नहीं सकते हैं। तो सुरंग में दाखिल हुए, बड़े प्यार और दुलार से इसके चाचा समझा रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक है और कोई दिक्कत की बात नहीं है। सुरंग के इस बार ये लोग पहुँचे तो फिर ये ऑपरेशन थिएटर में थे और पैम ने फिर अपना शरीर अब दोबारा देखा था। अब जब दोबारा पैम ने अपना शरीर देखा तो पैम को अपने शरीर की हालत बहुत ही ज़्यादा बेकार लगी। पैम दोबारा से इस शरीर में वापस नहीं आना चाह रही थी। पैम को लगा जैसे ये किसी टकराई हुई ट्रेन का मलबा है। लेकिन चाचा ने कहा कि ये बिल्कुल स्विमिंग पूल में कूदने की जैसा है
एक छलांग लगानी पड़ेगी और उसके बाद सब ठीक। तो चाचा हौसला भी बढ़ा रहे थे पैम का। पैम कूदना चाहती नहीं थी, लेकिन चाचा ने अचानक पैम को हल्का सा धक्का दिया और पैम नीचे गिर गई। अब जब पैम नीचे गिरी तो पैम का शरीर इसे अपनी तरफ खींच रहा था और टनल इसे शरीर की तरफ दबा रहा था। पैम को एक बर्फीले पानी में कूदने का अनुभव हुआ। पैम अपने शरीर में वापस आ चुकी थी। जब पैम वापस आई थी सुरंग से और जब ये ऑपरेशन थिएटर में पहुंची थी तो इनको एक बड़ा ही अजीब अनुभव हुआ था। इन्होंने साफ तौर पर सुना था कि होटल कैलिफोर्निया ऑपरेशन थिएटर में बज रहा है। होटल कैलिफोर्निया ईगल्स का एक बहुत ही मशहूर गाना, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो ये बज रहा था। और जिस समय इनके चाचा ने इनको धक्का दिया और ये अपने शरीर में वापस आई, उस समय होटल कैलिफोर्निया की एक बहुत ही मशहूर लाइन बजी, यू कैन चेक आउट एनी टाइम यू लाइक बट यू कैन नेवर लीव। तो फिर पैम के लिए एक मजाक था ये वापस आना। अगर आपने गाना सुना होगा तो आप समझ सकते हैं। एक इसकी वो भी लाइन है कि स्टेपथ विद द स्टील इन आई बट दे जस्ट कुडंट किल द बीस्ट, इसी तरह की कुछ। तो खैर अब पैम वापस आ गई थी और फिर से ये जिंदा थी। जो अनुभव हुआ था वो इनके लिए सच्चा अनुभव था, एक बहुत ही सुखद अनुभव था। ये जाकर वहाँ पर उस दुनिया में अपने परिवार के लोगों से मिली थी। तो माइकल सबोम ने फिर जब पैम का इंटरव्यू लिया, उसके बाद इन्होंने फिर रॉबर्ट स्पेचलर जो इनका ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर थे उनका भी इंटरव्यू लिया, वीडियो टेप निकलवाया इन्होंने ऑपरेशन का, जो ऑपरेशन के दौरान रिकॉर्ड किया गया था पूरा, जो डॉक्टर कर रहे थे, जो बोल रहे थे, उसकी भी रिकॉर्डिंग थी। तो माइकल सबोम ने फिर इन चीज़ों को निकाला और इसके बाद जब जांच की इन्होंने हर चीज़ को देखा, टेप और जो रिकॉर्ड हुआ था उसको, ऑडियो वीडियो दोनों को मिलाया, तो इनको पता चला और इसमें फिर रॉबर्ट स्पेचलर की बातें भी थी। तो इनको ये कन्फर्म हो गया कि पैम का जो अनुभव था ये दिमागी खलल नहीं था बल्कि एक असली अनुभव था। अब इसके पीछे एक कारण था। कारण ये था कि पैम ने जो बातें कही थी, नर्स ने कहा था इनके पैर की धमनी के छोटे होने की बात, तो वाकई में वो नर्स ने कही थी। और जो हो रहा था वहाँ पर, जो डॉक्टर इनके खोपड़ी की हड्डी को काट रहे थे एक इलेक्ट्रिक आरी की मदद से, तो वो भी पैम ने देखा था। ऑपरेशन थिएटर में जो कुछ भी चल रहा था वो सब कुछ पैम ने ठीक ठीक वर्णन किया था जैसा कि हुआ था। लेकिन पैम इसको देख नहीं सकती थी और पैम इसको अनुभव भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि पहली बात कि पैम की आंखों पर पट्टी लगी हुई थी और इस पट्टी के उस पार देखना मुमकिन नहीं था। पैम के कानों में स्पीकर लगे हुए थे जिनमें एक नगाड़े की जैसी क्लिक क्लिक करने की आवाज़, बहुत तेज़ आवाज़ सुनाई दे रही थी। एक फाइटर जेट के पास से गुजरने जितनी तेज़ आवाज़ थी, इसमें लोगों की बातें सुनाई देना नामुमकिन था। तो ये कुछ बातें थी और भी कुछ चीज़ें थी जो पैम ने बताई थी, जो ऑपरेशन थिएटर में हुई थी। लेकिन ये सारी चीज़ें तो सही थी, होटल कैलिफोर्निया ऑपरेशन थिएटर में नहीं बज रहा था। तो ये सारी चीज़ें फिर सही साबित हुई, मान लिया तमाम लोगों ने। स्पेचलर को भी इस बात में दम लगा, कुछ डॉक्टरों ने नहीं माना। इस घटना के बाद पैम के लिए एक अच्छी चीज़ ये हुई थी कि पैम को मौत का डर ख़त्म हो गया था। अब पैम को मरने से डर नहीं लगता था, क्योंकि पैम को पता चल गया था कि मौत के बाद की जो दुनिया है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। वहाँ पर कोई दुख नहीं है, तकलीफ़ नहीं है, डर नहीं है, चिंता नहीं है। जो हमारे पूर्वज हैं वो पहले से हमारा वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। इस दुनिया में जब हम बूढ़े होकर या किसी भी वक्त यहाँ से गुजरेंगे और वहाँ पर पहुँचेंगे, तो ठीक वैसे ही होगा जैसे इस दुनिया में हमारे आने के वक्त हुआ था। हमारे परिवार के लोग वहाँ पर पहले से मौजूद हैं, एक बच्चे की तरह लेंगे। कोई डर या परेशानी नहीं होगी, गाइड करने के लिए, निर्देशित करने के लिए और छत्र छाया बनाने के लिए वहाँ पर लोग पहले से ही मौजूद हैं। तो पैम को ये भरोसा हो गया था और पैम के लिए ये काफ़ी एक अच्छा अनुभव था, सुखद अनुभव था। तो इसलिए फिर पैम को अब मरने से डर नहीं लग रहा था। 22 मई 2010 में पैम की मौत दिल का दौरा पड़ने से हो जाती है। इसके बाद वो फिर से उसी दुनिया में पहुंच गई जहां पर वो जाना चाहती थी, अपनी दादी के पास,
अपने पूर्वजों के पास उसी खूबसूरत दुनिया में, और हम उम्मीद करते हैं कि उपाय जिस भी दुनिया में है, अगर उनका पुनर्जन्म नहीं हुआ है तो अपने परिवार के साथ हैं, खुश हैं, इस दुनिया के दुख तकलीफ़ों से मुक्त हैं। सारे तमाम तरह के जो यहाँ पर हैं, सर्दी, गर्मी, ठंडी, बरसात। खैर, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई हो। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में नई कहानी के साथ।